हेलो गाइस। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग इतिहास का जो पीवाईक्यू कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। और आज हम 67th बीपीएससी मेंस के हिस्ट्री के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। और ये लास्ट टाइम था जब बीपीएससी केवल लॉन्ग क्वेश्चन फॉर्मेट जो उसका था उसको फॉलो किया था। उसके बाद 68 से ही हम लोग जानते हैं कि शॉर्ट और लॉन्ग का कॉम्बिनेशन आने लगा था। तो इस दरमियान क्या होता था कि 6 क्वेश्चन आते थे और उसमें से कोई 3 अटेम्प्ट करना होता था पास सेक्शन 1 में। तो वो था। अब चलिए इसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि फैक्टर क्या क्या रिस्पॉन्सिबल थे फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस में, और ब्रिटिश का क्या रिस्पॉन्स था अर्ली नेशनलिज्म के खिलाफ या नेशनलिस्ट के खिलाफ। तो इसको इंट्रो जैसे किए हैं तो इसके फॉर्मेशन से ही शुरू किए हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ब्रैकेट में आईएनसी फॉर्म्ड इन 1885। और उसके फैक्टर्स का बात कर लिए कि पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक एटसेट्रा डायमेंशंस कहीं ना कहीं उसमें थे। और नेशनलिस्ट जब डिमांड करने लगे अपने राइट्स का तब मल्टीपल पॉलिसीज आया, जैसे कैरेट स्टिक डिवाइड एंड रूल, ये सब पॉलिसी ब्रिटिश लाए थे। तो ये तो एक इंट्रो हो गया कि इंट्रो में बता दिए, ग्लिम्स दे दिए कि अच्छा आप क्वेश्चन किया, मैं आंसर एक छोटा सा आंसर दे दिए यहीं पे। फिर बात किया फैक्टर्स क्या क्या है, तो पॉलिटिकल फैक्टर का बात की है। वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन था, इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी, एग्रेरियन डिस्ट्रेस या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कह सकते हैं। सोशल कल्चरल में जो मूवमेंट, जैसे आर्य समाज का मूवमेंट हुआ था, वो क्या कहा था कि भारत भारतीयों का है, कहा गया था दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। तो ऐसा, या प्री कांग्रेस एसोसिएशन में जैसे कि फादर ऑफ कांग्रेस किसको कहा जाता है, तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता को कहा जाता है। तो ये सब थे। इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे, रोड आदि का निर्माण था। इमरजेंस ऑफ लीडर्स में दादा भाई नौरोजी जैसे महान लीडरों का उदय जिन्होंने ड्रेन थ्योरी दिया था। इविल ब्रिटिश पॉलिसीज में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट इत्यादि थे। और इंटरनेशनल में फ्रेंच अमेरिकन ये सब रिवोल्यूशन जो हुआ था वो सब का बात कर सकते हैं हम लोग। फिर फैक्टर्स का बात करेंगे, पॉलिटिकल है। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स में देखते हैं तो यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया देख लिए, इंडिया काउंसिल एक्ट था, या फिर डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विस, ये सब था। इकोनॉमिक फैक्टर का बात करेंगे तो ड्रेन थ्योरी, एग्रीरियन डिस्ट्रेस, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन सबको देखते हैं। सोशियो कल्चरल में जो रिफॉर्म मूवमेंट्स थे, लैंग्वेज जो यूनिफाई किया था हम लोगों को, ब्रोक किया था लैंग्वेज बैरियर को, फिर इंडियन न्यूज़पेपर आदि थे। फिर प्री कांग्रेस एसोसिएशन में बहुत जितना एसोसिएशन था सब कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया है, कोई सोशल रिफॉर्म करके कंट्रीब्यूट किया है फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस में या नेशनलिज्म में, या कोई सीधा एक प्रेडिसेसर टाइप था। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, मद्रास महाजन सभा, ऐसे बहुत सारे बाद में भी जो बने हैं वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को ऐड भी कर रहे थे। तो वो था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बात करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को एकजुट किया, त्वरित गति से आवागमन को जब किया तो लोग एक दूसरे, एक जो खबर थी अंग्रेजों के द्वारा रिप्रेशन किया सप्रेशन की, तुरंत पहुंच जाती थी कहीं से कहीं। तो ये भी एक कारण बना। इमरजेंस ऑफ लीडर्स हम लोग बात कर ही चुके हैं। और इविल पॉलिसीज भी देखे थे जस्ट। और उसके बाद इंटरनेशनल में भी बात की है अभी, और उसके बाद इंडियन डायस्पोरा भी इंटरनेशनल में आएगा। दादा भाई नौरोजी 1967 में जब लंदन में थे तभी उन्होंने अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया करके पुस्तक लिखी, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल वाली पुस्तक, और उसमें उन्होंने जिक्र किया था ड्रेन ऑफ वेल्थ का, और वहां से सिंपैथी भी गेन किया था भारतीयों के लिए। तो ये सब था। फिर कुछ थ्योरीज का, ये एक्स्ट्रा नहीं कह, ये एक्स्ट्रा भी कह सकते हैं इसको, ये कुछ थ्योरीज हैं जो प्रोपाउंड किए गए हैं डिफरेंट जो हिस्टोरियंस थे या नेशनलिस्ट थे या फ्रीडम फाइटर थे उनके द्वारा। तो पहला सेफ्टी वाल्व थ्योरी, लाला लाजपत राय का। दूसरा है नेशनलिस्ट थ्योरी। वो कहता है कि ये मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस जो हमारा था ना भारतीयों का, उसने क्रिएट किया था कांग्रेस को। फिर हिस्टोरिकल नेसेसिटी थ्योरी बिपिन चंद्र जी का है। लिबरल ब्रिटिश व्यू, तो वैलेंटाइन सिरोल का व्यू बात किए हैं, तो वो कहता है कि जो पढ़ा लिखा एक वर्ग था जिसको नौकरी की तलाश थी, और इन्हीं नौकरी न मिलने के कारण ये ऐसा एक गुट बना लिए थे। फिर ब्रिटिश पॉलिसीज का बात करेंगे तो इनिशियल एटीट्यूड था, पॉलिसी ऑफ कॉज एंड सस्पिशन था। इनिशियली एटीट्यूड में क्या था ना कि ब्रिटिश तवज्जो ही नहीं दिए, बोला कि कुछ है ही नहीं कांग्रेस, छोटा सा चीज। फिर कॉजन एंड सस्पिशन, जब इनको डर थोड़ा लगा तो डफरिन क्या बोलते हैं कि इट इज अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। फिर आगे कर्जन क्या बोलते हैं कि मैं कांग्रेस को समाप्त होते देखना चाहता हूँ, ये सब कर रहे थे कमेंट। फिर पॉलिसी ऑफ कंसेशन का बात करें तो इसमें क्या था कि 1892 का एक्ट हम लोग देखते हैं जिसमें थोड़ा सीट दिया गया, 1909 में भी कुछ कंसेशन दिया गया, कैरेटिस्टिक का यूज भी देखते हैं फिर। तो हम लोग ओवरऑल कह सकते हैं कि लिमिटेड स्पेस था अर्ली नेशनलिस्ट के पास, और उन्होंने मेथड यूज किए प्रेयर, पटिशन एंड प्रोटेस्ट का, टू एजुकेट पीपल पॉलिटिकली, बिल्ड एन ऑल इंडिया आइडेंटिटी, टू क्रिएट इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश रूल।
Thus, early nationalist phase of INC and nationalism set a strong base for upcoming movements, and finally, INC played a great role in our freedom movement. ये था। फिर अगला है एजुकेशन वाला है। तो एजुकेशन को हम लोग एक दो बार क्या कहें, बहुत बार हम लोग पढ़े हैं। एजुकेशन वाले में बात करें तो इसमें वेस्टर्न और टेक्निकल दोनों को मिला दिया है इस बार। तो सेम है, इसका इंट्रो भी सेम मिलेगा, कंक्लूजन भी सेम मिलेगा, बॉडी भी लगभग दोनों को मिला करके हम ब्लेंड करके लिख दिए हैं। So the expansion of Western and technical education in Bihar from 1857 onwards was significant process that transformed the region's social, cultural and intellectual landscape. सेम है। उसके बाद हम एक्सपेंशन लिखे हैं 45 के में, काले मिनट से ही शुरू होता है तो उसका जिक्र जरूरी बन जाता है। फिर वहां से आप बढ़िए, बिहार का कॉलेज स्कूल ये सब करते हुए रेले कमीशन, फिर पटना यूनिवर्सिटी, ये सब हो गया। फिर टेक्निकल में सर्वे ट्रेनिंग स्कूल पहला बार हुआ था, फिर पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज, फिर प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज, फिर इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ये सब करते हुए आप पटना वेटनरी कॉलेज 1930 में समाप्त कर दीजिए। अब इसका प्रोज क्या था, तो ये अगर लिखिएगा ना तो कम से कम ये खोज मतलब ये क्या है, हिडन डिमांड के रूप में इसको हम कह सकते हैं कि डिमांड है, इसका हिडन है। बहुत लोग नहीं लिखेंगे, सीधा उसके बाद कंक्लूजन करके निकल जाएंगे, जिसमें कुछ अच्छा बुरा बोल के निकल जाएंगे। तो उनसे कम से कम 2 या 3 नंबर का ग्रेस तो मिल ही जाएगा, 2 नंबर मिनिमम ग्रेस मिल जाएगा अगर आप ये लिख देते हैं तो। तो इसके प्रोज क्या थे, इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन था, सोशल रिफॉर्म था, इंपावरमेंट एंड मोबिलिटी था, और इनोवेशन एंड रिसर्च था, और भी आप लोग देख सकते हैं अपना। फिर ड्रॉबैक्स में कॉलोनियल बायस इन ऑब्जेक्टिव था, लिमिटेड एक्सेस था, टारगेटेड डेवलपमेंट था, और वाइड किया था हमारा सोशियो इकोनॉमिक वेज जो है गैप्स हो। फिर सेम कंक्लूजन है कि वेस्टर्न एजुकेशन लेड टू establishment of a key educational institutions, promoted socio-political reforms, and laid foundation of Bihar's intellectual contribution to India's freedom struggle. Further, it played a vital role in modernizing Bihar society and nurturing a new generation of thinkers, reformers, and leaders. अगला है क्रिटिकली एनालाइज करना। क्रिटिकली एनालाइज करना मतलब दोनों पक्ष बताना होगा, फैक्टर क्या क्या रिस्पॉन्सिबल थे गांधी के इमरजेंस एज ए नेशनलिस्ट लीडर के रूप में। तो गांधी जी के अराइवल से इसका इंट्रो दिए कि द अराइवल ऑफ गांधी जी in Indian politics marked a significant turning point in freedom struggle. His unique ideology, leadership style transformed the Indian nationalist movement from educated class movement to mass movement. ये था। फिर फैक्टर्स क्या क्या था, तो एक पेंटागन बना करके 5 फैक्टर हमको लिखना था, तो पेंटागन बना दिए। पॉलिटिकल बैकग्राउंड एंड नीड ऑफ लीडरशिप, गांधी जी का एक्सपीरियंस अब्रॉड था, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन था, नेशनल एंड इंटरनेशनल फैक्टर था। सॉरी सॉरी। फिर गांधी जी लीडरशिप क्वालिटीज था। फिर पॉलिटिकल बैकग्राउंड एंड नीड फॉर न्यू लीडरशिप का बात करें तो मॉडर्न एक्सट्रीमिस्ट डेडलॉक हो चुका था, 1916 का लखनऊ पैक्ट हो चुका था, डिक्लाइन ऑफ एक्टिविस्ट था, फेलियर ऑफ होम रूल था, तो ये सब कहीं ना कहीं बनता है कारण। अब्रॉड एक्सपीरियंस में हम लोग सभी जानते हैं कैसे उन्होंने साउथ अफ्रीका में जीता था, अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम चला करके आंदोलन को सत्याग्रह और अहिंसा के बल पे। फिर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया, तो हम सभी उससे वाकिफ हैं कि एग्रेरियन डिस्ट्रेस था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। फिर नेशनल इंटरनेशनल फैक्टर, तो पहले इंटरनेशनल का बात किया तो वर्ल्ड वॉर 1 था, रशियन रिवॉल्यूशन था। फिर नेशनल में मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, खिलाफत मूवमेंट इत्यादि थे। गांधी जी की क्वालिटीज की बात करते हैं तो गांधी जी का बिलीफ था अपना कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, और यही कहीं ना कहीं एक मुख्य कारण बनता है। जब राजकुमार शुक्ल गए थे, गांधी जी को नहीं गए थे बुलाने, वो किसी और को बुलाने गए थे। और लेकिन जब गांधी जी की ये बात वो सुनते हैं, भाषण सुनते हैं, तो इतना प्रेरित हो जाते हैं कि इनको बुला के ले आते हैं। तो ये था। फिर मास कम्युनिकेटर, प्रैक्टिकल प्रोग्राम वो करते थे। फिर कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी इनका था, यूनिक आइडियाज था इनका। फिर क्रिटिकल एनालिसिस का ही बात करें तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें आजादी पहले मिल गई होती, और कुछ लोग कहते हैं कि रिस्ट्रेन किए मास रेडिकलिज्म को, विड्रॉल ऑफ एनसीएम सीडीएम के खिलाफ, एनसीएम के खिलाफ तो आपको सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी भी दिख जाएंगे। तो ये सब कहा जाता है। Yet his role in uniting India under a single leadership and giving moral legitimacy to the movement was more important than any criticism of Gandhiji. That is why Subhash Chandra Bose called him father of nation. तो ये एक अंतिम लाइन जो है एकदम पॉजिटिव नोट है कि फादर ऑफ नेशन उनको क्या कि हम लोग समाप्त कर रहे हैं। फिर राइट एंड ऐसे है, तो ये ऐसे है, ऐसे का एक सबसे बड़ा खूबी ये होना चाहिए कि उसमें फ्लो मोमेंट होना चाहिए, कि आप जो लिखते हैं कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड पैराग्राफ्स होने चाहिए, और पढ़ने वाले को कहीं रुकना ना पड़े या सोचना ना पड़े कि अच्छा ये कहाँ से कहाँ पहुंच गए हम, क्या से क्या हो गया वाला नहीं होना चाहिए।
इसमें भी इंट्रो बॉडी और कंक्लूजन होता है। तो चलिए ऐसे देखते हैं, उसके बाद इसका इस चर्चा भी करेंगे कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट था या नहीं था। तो ऐसे को एक ऐसे ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि आपके इमोशंस को वो बाहर दिखा सके सही से, इमोशनली आपको वो कैप्चर करे, अट्रैक्शन वो आपका गैदर करे। तो ऐसे है। तो इसको हम कोशिश किए लिखने का कि when there was the darkest cloud of evil British rule upon us, the thunderstorm of rain and greed was on not stopping and took away all of our resources. When there was no hope of becoming free from the British, a saint appeared, who united entire mass against those cruel clouds of rain. He became the silver lining in that time. His numerous efforts made people believe that this rain can go away, and our motherland, the golden bird, can spread her wings in open and clear sky again. The final step of that saint was the Quit India movement. ऐसे करके इंट्रोडक्शन दिए इसका। फिर the major causes for the Quit India movement was one, Japan's aggression towards its west; second, making India part of the World War II without our consent; third, our resource exploitation in World War II; fourth, rising demand of freedom from entire nation; fifth, it was need of time. Thus, Gandhiji, as his all other struggles such as non-cooperation, civil disobedience, etc., used his weapons of satyagraha, hartal, ahimsa, upvas, self-sacrifice, etc., in Quit India movement. It all started with slogan of "Do or Die" in CWC Varda session in 1942. The date was chosen as 8th August 1942. All mass started protest. Students left school, teachers stopped teaching, lawyers stopped their practices, workers quit their job, peasants refused to give tax, etc. To break the morale of Quit India movement, the British arrested all main leaders such as Gandhiji, Nehruji, Subhas, uh, Sardar Patel, etc. under Operation Zero Hour. The movement became leaderless, but great leaders like Jayaprakash Narayan, Ram Manohar Lohia, Aruna Asaf etc. united the mass. We saw independent government, sorry, या parallel government इसको बोल सकते हैं, parallel governments formation in different regions. But due to arrest of frontline leaders, the mass became violent. The interpretation of do or die to kill British was also one of the factors. Ajad Dasta of JPG was also promoting the violent mass revolt by training youth and providing them with weapons. Further, the movement slowed down due to several factors such as absence of central leadership, severe British repression, lack of coordination, violence and deviation, wartime condition, limited reach in some regions, etc. As it slowed and stopped, later as a result, we saw mass appeal, underground activities, British repression, rise of local leaders, internationally US and Russia demanding to free India. Further, it was the main reason of upcoming cabinet mission and Indian Independence Act 1947. Thus, it was one of the final nail in the coffin of cruel British rule in India. It made India free, free from 200 years of repression, free from the racial exploitation, free from the heavy tax burdens and deindustrialization policies. तो ये था मेरा ऐसे। आप ऐसे क्रिएटिव वे में हम लोग लिखते हैं और ऐसे का कोई प्रारूप नहीं होता। तो आप अन्य तथ्य या कुछ अन्य और अन्य ढंग ढंग से या कोई स्टोरी जोड़ के आप ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। फिर बात की कि ये स्पॉन्टेनियस था या नहीं था। तो हाँ, स्पॉन्टेनियस था, मतलब मतलब खुद से शुरू हो गया था। तो इसका कारण है कि इमीडिएट मास रिस्पॉन्स था, वो अरेस्ट ऑफ लीडर हो गया था। वो दिखाता है कि बिना लीडर के भी जब फाइट हो रहा था स्पॉन्टेनियस ही था। हर जगह अचानक से बहुत सारे मास अपील देखना शुरू हो गया, वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन था, रूरल अटैक्स ऑन पुलिस था, स्टूडेंट ग्रुप लेड किए जा रहे थे जेपीजी सबके द्वारा, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ डू और डाई, लैक ऑफ रीप्लानिंग और इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स या पैरेलल गवर्नमेंट का बात कर सकते हैं। लेकिन वो नॉन स्पॉन्टेनियस होने के ज्यादा मतलब सबूत मिलते हैं। जैसे कि पहला है कि नेशनलिज्म जो वैल्यू है भारतीयों के अंदर, वो पहले भारतीयों को पता ही नहीं था। तो गांधी जी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय इत्यादि ऐसे लोग आकर के इस वैल्यू को इनकॉर्पोरेट करते हैं लोगों में। और वो एनसीएम सीडीएम में भी सिखाया ही जा रहा था कि क्या होता है एनसीएम, क्या होता है राष्ट्र, क्या होता है आजाद होना। इट वॉज प्लान रिएक्शन ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 था। पैरेलल गवर्नमेंट का ही वर्किंग था ना, वो प्लान वर्किंग दिखा था हम लोगों को। और गांधी जी रिएक्शन टू क्रिप्स मिशन भी दिखा रहा था कहीं ना कहीं कोई ऐसा मूवमेंट होने वाला। दस वी कैन से दैट द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज नॉन स्पॉन्टेनियस मूवमेंट विद सम फैक्टर्स व्हिच मेक इट सीम्स लाइक स्पॉन्टेनियस। पांचवा क्वेश्चन था मौर्यन आर्ट का चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा था। तो
ऐसे हम शुरू किए हैं इसको। लॉन्ग आंसर था, शॉर्ट में तो बहुत ज्यादा हम लोग खो दिए हुए हैं। उसी को अगर लॉन्ग में लिख दें सही से तो ठीक ठाक मार्क्स मिल जाएगा। Art is the mirror of society. The Mauryan art started in 321 BCE, shows the same social, political, and economic condition of that time India. It also represents our glorious culture and ties to Western kingdoms such as Persia. फिर टाइप्स है तो कोर्ट आर्ट है, लोकल आर्ट है। कोर्ट आर्ट में बात करना पैलेस था, ये बता करके फिर वहां साइड में उसके बारे में लिख दिया कि डिस्कवर किया था, स्पूनर एंड वेडल किए थे, क्या क्या था। पिलर्स बना करके फिर करना होता है ऐसे कि क्या क्या था, अशोक मोस्ट कंस्ट्रक्शन किए थे, हाइट क्या था, वेट क्या था, ये सब वो पॉलिश। स्वस्तूपा है, छत्रा है, हर्मिका हंड, मेदी वेदिका तोरण, इस सब का जिक्र है। फिर केव है। फिर बात करेंगे हम लोग क्वाइंस का, बात कर दिए ये एक्स्ट्रा हो गया क्वाइंस का, कि क्वाइंस 90% बच्चे बात नहीं करेंगे इस पे। लोकल आर्ट का बात करें, स्कल्पचर हो गया। और इसमें फिर स्कल्पचर में यक्षिणी का बहुत ज्यादा फेमस है। ये सिर्फ फोकल रिलीजन को कहीं ना कहीं वो मतलब जो ग्रामीण धर्म था या पंथ था उसको दिखाता है। फिर स्टार्टिंग फेज ऑफ आइडल वर्शिप था, वो टेराकोटा है तो ये रोमन एम्पायर से कहीं ना कहीं वो इंस्पायर्ड था। ज्वेल्स बीड्स ये सब बनाए जाते थे। पॉटरी है तो ये एक लग्जरी होता था पॉटरी, तो इसके बारे में बता दिए। फिर ज्वेल्स का हम बात किए थे लोकल में, तो ज्वेल्स क्या था कि जो स्वर्ण की जो ज्वेल्स हैं वो आज से नहीं, लगभग हड़प्पन सभ्यता के बाद, या हड़प्पन सभ्यता में भी कुछ था उसके बाद, इधर वैदिक काल में बहुत ज्यादा ये जो ज्वेल्स का यूज होने लगा था। तो उसके बाद ये मौर्यन काल में भी हम लोग देखते हैं तो ये था। फिर आपको बीड्स जो थे वो गले में पहनने, लॉकेट का एक प्रचलन उस समय बहुत था जो कि रोमन अंपायर में था, तो उसको आप वहां पे जिक्र कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा। यहाँ पे आप वेल्स को ऐड कर सकते हैं, बिल्डिंग्स को ऐड कर सकते हैं कि और भी बहुत सारी चीजें उसको ऐड हम लोग कर सकते हैं वहां पे। फीचर क्या था, तो इंस्पायर्ड फ्रॉम पर्सिया एंड इटालियन स्टाइल, वुड का यूज किए थे, स्टोन का यूज किए थे, रिलीजियस इन्फ्लुएंस था, प्रोपगेशन ऑफ मैसेज था, ब्लेंड ऑफ कोर्ट एंड लोकल आर्ट था, ओ पॉलिश था। फिर इसको खत्म किए हैं कि द मौर्यन आर्ट वाज watershed in Indian art history. It symbolizes both imperial authority and spiritual idea. It glorifies our Bihar's great culture, past and potential in art. It laid foundation of the subsequent Indian art tradition. ये सब था। फिर हम बात करते हैं उसका अगला अंतिम क्वेश्चन था, जो कि शॉर्ट आंसर लिखना था वहां पे। तो यहाँ पे तीन पहले शॉर्ट मिलते थे और तीन में से कोई दो पे लिखना होता था, और इसको हम जब यहाँ लिखे हैं तो सिंपल जो दो पे से हम लोग करते हैं वही कर दिए। फिर संथाल और हुल मूवमेंट, संथाल अपराइजिंग था सीधा। तो संथाल और हुल मूवमेंट ये सेम है जो पहले हम लोग बात कर चुके हैं। वो स्टार्ट हुआ था 55-56 में संथाल परगना में, जो कि स्लोगन अपना देश अपना राज था। लीडर्स कौन कौन थे, कॉज एक्सप्लॉयटेशन दिकूज के द्वारा था, इंटरेस्ट रेट था, बैड लैंड रेवेन्यू, टैक्स पॉलिसीज, फॉरेस्ट लॉज थे, इंटरफेरेंस इन सोशल पंचायत, संथाल बाय ब्रिटिश रिलीजियस कन्वर्जन था, बेगारी सिस्टम था। इमीडिएट कॉज दो दरोगाओं का मारना था, स्टार्ट 60,000 संथाल शुरू कर दिए थे। ये सब बात हम लोग कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। फिर साल ब्रीक बाक जो नगारा था ये सब बजा करके किया जाता था। वुमेन पार्टिसिपेशन का हम हमेशा इम्फसाइज भी किए इस पे, कि वुमेन पार्टिसिपेशन में फूलो झानो आदि महिलाओं ने भाग लिया था। तो उसका क्या क्या हुआ था, तो जनरल लॉयड को मारा गया, मेजर बोरो को मारा गया, सेवरल एरिया को कैप्चर किया गया, मार्शल लॉ नवंबर में लगा दिया गया था। फिर अलेक्जेंडर थॉमस और लीच मिलकर इसको समाप्त कर देता है। आउटकम तो संथाल परगना था और माझी सिस्टम था। उसके बाद हम देखें कि वी सॉ ट्राइबल ग्रुप विथ नो मॉडर्न इक्विपमेंट्स फॉट फॉर देयर प्राइड एंड अगेंस्ट इविल। दिस इनकरेज्ड अदर अपकमिंग मूवमेंट्स लाइक साफा होड एंड तुलसी चौरा मूवमेंट एक्सेट्रा। फिर अगला चंपारण ही है। तो चंपारण फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस ऑफ गांधी जी इन इंडिया अगेंस्ट द इविल लैंड पॉलिसीज एंड इंडिगो प्लांटेशन था। कॉज क्या क्या था, तो तीन कठिया, लैंड रेवेन्यू, इंडिगो का लोअर इंडिगो का रेट था, तवान था और फर्टिलिटी था। इंसिडेंट्स क्या हुआ था, राजकुमार शुक्ल जी बुला करके लाते हैं, गांधी जी आते हैं, फिर गांधी जी लोकल लीडर्स या जो हेड ऑफ प्लांटेशन जो था ना, प्लांटर्स का हेड था, उससे मिलते हैं, राजेंद्र प्रसाद सब इनको ज्वाइन करते हैं। फिर एग्रेरियन कमेटी बनती है नवंबर में, फरवरी में समाप्त होता है तिनखटिया, और 25% मार्च में लौटाया जाता है। इम्पैक्ट ऑन नेशनल मूवमेंट का बात करें तो गांधी जी इमर्ज एज नेशनल लीडर। फिर न्यू फॉर्म ऑफ स्ट्रगल इंट्रोड्यूस हुआ, जैसे कि सत्याग्रह। पीजेंट डायरेक्ट एंट्री इन फ्रीडम मूवमेंट और यूनाइट किया मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट एंड रिवोल्यूशनरी जनरल गांधी जी। उसके बाद इसको कंक्लूड भी कर दिए 10 चंपारण इंडिगो मूवमेंट वाज द वाटर सेट, क्योंकि बीपीएससी इस टर्म को यूज करता है, नेशनल मूवमेंट खत्म। अंतिम था रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का कंट्रीब्यूशन इन फ्रीडम मूवमेंट था। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर was a Nobel laureate, philosopher, painter, poet, singer, etc. He's played active role in initial freedom movements. कंट्रीब्यूशन तो इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन इनका था, जैसे क्रिटिक ऑफ कॉलोनिज्म थे, नेशनल स्पिरिट को अवेकन करना, सॉन्ग्स जनगण मन के थ्रू किए थे, और इंटेलेक्ट इंटरनेशनल अटेंशन भी गैदर करने में मदद किए थे।
पॉलिटिकल मूवमेंट का बात करें तो एक्टिव पार्टिसिपेशन इन स्वदेशी मूवमेंट था इनका, जैसे कि रक्षाबंधन जो मनाए थे हम लोग, वो इन्हीं की आइडिया भी थी कहीं ना कहीं। सपोर्ट करते हैं ये मोरल एम ऑफ गांधी जी एनसीएम एक्ट ऑफ प्रोटेस्ट किया था, तो रिनाउंस्ड किंग नाइटहुड इन जलिया आफ्टर जलियांवाला बाग मैसेकर, क्रिटिसिज्म ऑफ रिप्रेसिव पॉलिसीज, रॉलेट एक्ट सबका वो कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज भी किए थे। और इनका विजन ऑफ फ्रीडम क्या था कि फ्रीडम थ्रू इनलाइटनमेंट एजुकेशन एंड कल्चरल रिजनरेशन था। इसलिए 1922 में इन्होंने विश्व भारती की स्थापना भी की है। एंड उसका कंक्लूजन है इसका कि रविन्द्रनाथ ठाकुर कंट्रीब्यूशन वाज नॉट लिमिटेड टू पॉलिटिक्स ओनली, ही emphasized ऑन इंस्पायरिंग सोल ऑफ द नेशन टू बी फ्री। तो ऐसे था। और इसी प्रकार हमारा ये 67 का सारा क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर चुके हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो